नमस्ते दोस्तों। आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल SK नोबेल में। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करें, क्योंकि 90% लोग वीडियो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। घटना के दौरान रूडे नोटिस करता है कि आज सभी का उसके प्रति रवैया कल से बिल्कुल अलग है। अपने नीले बालों वाले मित्र के साथ चलते हुए रूडे सोचता है कि लेरसस कहाँ चला गया और क्या उसे तुरंत उसका पीछा करना चाहिए था। अचानक कुछ उसकी नजर में आता है और वह सिर मोड़ता है। उसका मित्र अचानक उसे पकड़ लेता है, जिससे आसपास के छात्रों से सीढ़ियां बन जाती हैं। नीले बालों वाला लड़का, रूडे का मित्र, सांस फूलते हुए पूछता है कि क्या यह सच है कि आरडी उस प्रिंस आर्टेन के साथ एक ही कमरे में रह रहा है जिसे राक्षस कहा जाता है। आरडी ही बस इसे पुष्टि करता है। डर के मारे मित्र जोर देकर कहता है कि रूडे को तुरंत कमरा बदल लेना चाहिए और पछताता है कि उसने पहले स्थिति को स्पष्ट रूप से नहीं बताया। जब रूडे पूछता है कि क्यों, तो मित्र जोर देता है कि यह उसके शांतिपूर्ण स्कूल जीवन के लिए जरूरी है और उससे सुनने का आग्रह करता है। वह रूडे को पहले चेतावनी की याद दिलाता है कि गलत व्यक्ति के साथ संबंध रखने से जीवन नरक बन सकता है और कहता है कि वह राक्षस प्रिंस आर्टिन है। एक छोटी सी फ्लैशबैक में लेरसस प्रिंस आर्टिन को अकेले बैठा हुआ दिखाया गया है, जैसा कि वह कुख्यात रूप में माना जाता है। रूडे शांत रहते हुए प्रतिक्रिया देता है, जिससे मित्र और अधिक डिसबिलीफ में पड़ जाता है। मित्र समझाता है कि सभी लेरसस को राक्षस की तरह टालते हैं और उसे चेल द्वारा पूरी तरह निशाना बनाया जाता है। रूडे सहमति जताता है और कहता है कि चेबेल वॉन हार्डिलोन स्पष्ट रूप से उस उत्पीड़न के पीछे का प्रमुख है। फिर रूडे सीधे अपने मित्र से पूछता है कि वह खुद इस स्थिति के बारे में क्या सोचता है। रूडे सवाल करता है कि क्या यह सही है कि सिर्फ एक व्यक्ति के नेतृत्व में सभी लेरसस को राक्षस कहकर नजरअंदाज कर देते हैं। दोनों बक्सों के बीच खड़े रहते हैं, जबकि रूडे ईमानदार उत्तर का इंतजार करता है। मित्र कहता है कि व्यक्तिगत रूप से उसे यह सही नहीं लगता, लेकिन फिर भी वह हिचकिचाता है। रूडे अपने मित्र के कंधे पर हाथ रखता है। मुस्कुराते हुए रूडे कहता है कि वह भी ऐसा ही महसूस करता है। वह किनारे की ओर झांकता है, स्पष्ट रूप से संकल्पित। रूडे लेरसस को बुलाता है, जो पास में छिपा हुआ था और उनकी बातें सुन रहा था। मित्र घबराकर पूछता है कि रूडे क्या कर रहा है। एक आवाज सुनकर लेरसस अनजाने में एक बक्से की ओर हाथ बढ़ाता है। वह समझ जाता है कि वे उसके बारे में बात कर रहे हैं और कड़क जाता है। ऊपर से वह सुनता है जैसे रूडे कुछ नकारना शुरू करता है। मित्र घबरा जाता है और पूछता है कि लेरसस वहां कब बिना किसी को पता चले पहुंच गया। लेरसस बक्सों के पीछे से उठता है और दोनों लड़के दंग रह जाते हैं। जैसे ही वह जाने लगता है, रूडे कहता है, रुको। हल्का। लड़के बक्सों की जोरदार आवाज पर झटक जाते हैं। जैसे ही लेरसस दूर चलता है, वे उसे स्टोरेज रूम के दूसरी ओर लड़खड़ाते हुए देखते हैं। मित्र उसे पुकारने की कोशिश करता है, लेकिन रूडे तुरंत उसका मुंह ढक देता है। लेरसस जानना चाहता है कि रूडे उसे बुलाकर क्या इरादा रखता है। वह कहता है कि वैसे भी कुछ नहीं बदलेगा और चेतावनी देता है कि रूडे भी उसी तरह से सामना कर सकता है। अभी भी मुंह फेरकर लेरसस जोर देकर कहता है कि वह मजाक नहीं कर रहा। इस खतरे के बारे में सोचते हुए वह जाने लगता है। रूडे एक कदम आगे बढ़ता है और उसके कोट की बाजू पकड़ लेता है। पकड़े रहने के साथ रूडे फिर से लेरसस का नाम लेकर बुलाता है। हल्की मुस्कान के साथ रूडे कहता है कि उन्हें वास्तव में बात करनी चाहिए।
लेरसस कुछ पल चुप रहता है। अभी भी पीठ मोड़े हुए वह रूडे को हटा देता है और कहता है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है। दूरी फिर से बढ़ते हुए दोनों कम रोशनी वाले स्टोरेज रूम में अलग खड़े होते हैं। रूडे भ्रमित और हल्का सा आहत अस्वीकार किए जाने पर प्रतिक्रिया देता है, जबकि उसका मित्र उसका नाम पुकारता है। नीले बालों वाला मित्र रूडे से जोर देकर कहता है कि उसे अपना कमरा बदल लेना चाहिए और सवाल करता है कि वह उस लड़के से बात क्यों करना चाहता है। इतने कठोर प्रतिक्रिया के बाद रूडे सोचता है कि यह कितना अजीब है कि जो दयालु प्रिंस उसे याद है, उसे अब राक्षस कहा जाता है, और सोचता है कि सिर्फ 1 महीने में क्या बदल गया। उसके विचार लेरसस की उन छवियों की ओर बढ़ते हैं जब वह शांतिपूर्वक कक्षा में बैठा रहता था, और इसकी तुलना उसके वर्तमान कुख्यात नाम से करता है। गॉसिप करने वाले छात्र कहते हैं कि अगर वे उसकी जगह होते तो छोड़ देते, और कहते हैं कि उसकी लगातार उपस्थिति असामान्य है। लेरसस चारों ओर से बार बार राक्षस शब्द सुनकर चुपचाप इस कलंक को सहन करता है। एक रोता हुआ लड़का किसी के क्रोधित चीख के कारण राक्षस कहा जाता है। एक घायल महिला बेहोश पड़ी है, जो एक दुखद मौत का संकेत देती है। एक भव्य हवेली के सामने एक आदमी मृत महिला को गोद में उठाए हुए है, जबकि एक और शख्स दूर से देख रहा है। एक लड़का ठंडे स्वर में किसी को रियूस कहकर संबोधित करता है। लड़का रुस पर उस महिला की मौत का जिम्मेदार होने का आरोप लगाता है। चौंकते हुए एक चांदी सी बालों वाले पुरुष की बैंगनी आंख चमक उठती है जब वह याद करता है। वह आदमी जो अब यूनिफॉर्म में छात्र है, सिर पकड़कर परेशानी में है। वह हॉलवे की दीवार से टिककर खड़ा होता है, पास के छात्रों से छिपते हुए अपनी यादों से जूझता है। एक और छात्र घबराकर पूछता है कि आर्चड्यूक आर्टिएन को राक्षस क्यों कहा जाता है। उसका मित्र स्वीकार करता है कि वह असल कारण सच में नहीं जानता। फिर वह कहता है कि उसे थोड़ी बहुत जानकारी है और वह समझाने के लिए तैयार है। वह याद करता है कि आर्टिएन को राक्षस कहने की अफवाहें उस घटना के बाद शुरू हुई थीं जिसमें चेबेल शामिल था। हालांकि शुरुआत में चीजें इतनी बुरी नहीं थीं। सुनहरे बालों वाले लड़के ने उस घटना के बारे में पूछताछ की, यह कहते हुए कि वह केवल धुंधली सी अफवाहें ही जानता है। कहानी उस पुराने दिन की ओर मुड़ती है जब कई ईडेन छात्रों ने पुस्तकालय में इकट्ठा होकर आर्चड्यूक आर्टेन की घटना देखी थी। आर्चड्यूक का नाम सुनकर सुनहरे बालों वाला लड़का हैरान हो जाता है। अफवाह यह बताती है कि आर्चड्यूक आर्टियन एक भयानक राक्षस में बदल गया। कुछ और हास्यास्पद कहानियों में कहा गया कि उसके अतिरिक्त आंखें, फर या कई हाथ हो गए, जिसे उसका मित्र पागलपन कहकर खारिज कर देता है। नीले बालों वाला लड़का जोर देकर कहता है कि ये केवल अफवाहें हैं और वह खुद वहां उपस्थित नहीं था। सुनहरे बालों वाले लड़के के लिए यह राक्षस वाली बात सिर्फ बकवास लगती है।